हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के एसएससी सीजीएल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 मार्च 2020 के सिर्फ थर्ड के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो साथ में बने रहिए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं हम सीधा क्वेश्चन से और देखते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो 2020 में पेपर हुआ था उससे काफ़ी मदद मिलेगी आपको कि 2021 में किस तरीके का पेपर आपका आ सकता है। ठीक है ना? तो उसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आपने देखा है जनरली। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है इफ ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 50 इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि a की घात 4 प्लस 1 अपॉन a की घात 4 बराबर 50 है और a का मान 0 से बड़ा है तो a की घात 3 प्लस 1 अपॉन a की घात 3 का मान ज्ञात करें। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा। देखिए a की घात 3 प्लस 1 अपॉन a की घात 3 निकालने के लिए आपको a प्लस 1 अपॉन a का मान पता होना चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं a की घात 3 प्लस 1 अपॉन a की घात 3 बराबर होता है a प्लस 1 अपॉन a का होल घात 3 माइनस 3a प्लस 1 अपॉन a। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, a प्लस 1 अपॉन a। तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या निकालने की है, a प्लस 1 अपॉन a। अगर हमने a प्लस 1 अपॉन a निकाल लिया जो हमें गिवन है उसके माध्यम से, तो हम काफी आसानी से क्या कर सकते हैं, a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर परेशानी क्या है कि कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके आंसर आ रहे हैं वो रूट में आ रहे हैं। और अगर रूट में आ रहा है तो ये बात कंफर्म है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है, आपको दिया हुआ है a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50। ठीक, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ हम 2 ऐड कर रहे हैं। a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 52। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये आपका a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। ठीक है, इक्वल टू में कितना है 52। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना है, तो आपका आंसर 52। अब आप देखिए फिर से यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप वर्गमूल लेंगे यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे। फिर से प्लीज अभी आप वर्गमूल लेंगे यहाँ पर, फिर आपको दोबारा से इसको a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 52। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 13 चौको 52 यानी कि 2 अंडर रूट 13। ठीक है, 2 अंडर रूट 13 आ गया। अब 2 अंडर रूट 13 आ गया तो यहाँ से आप फिर से क्या कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 आपने कर दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 अंडर रूट 30 प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए फिर से बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a b से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है, तो ये आपका हो गया 2 अंडर रूट 30 प्लस 2। अब यहाँ फिर से स्क्वायर रूट लेंगे तो a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 30 प्लस 2। ठीक है, ये आपकी a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आ गई। हमने क्या बोला था कि अगर आपने a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू निकाल ली तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब निकालना। तो अब किस तरीके से निकालेंगे a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, तो देखिए आप यहाँ पर अब आप कर दीजिए इनको थोड़ा सा सेपरेट। अब इसके बाद आप वैल्यूज देखिए क्या निकालनी है, हमें निकालनी है a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब माइनस ये आपका
3 a प्लस 1/a। ठीक है, अब देखिए a प्लस 1/a की वैल्यू आपके पास है, तो ये वैल्यू बस केवल आपको पुट करनी है यहाँ पर। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी, वैल्यू रखते हैं a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, √2 √13 + 2, तो ये वैल्यू हमने रख दी। तो √2 √13 + 2 का होल क्यूब -3, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका √2 √13 और प्लस में कितना 2। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आप फिर से, अब ये देखिए क्यूब है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक बार स्क्वायर खत्म हो जाएगा इसका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √13 + 2 और इनटू में क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये इनटू में रहेगा √2 √13 + 2 और माइनस में कितना है, तो 3 √2 √13 प्लस का 2। ठीक है, ये प्लस का 2। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू हो रही है भाई यहाँ पर, तो अब अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं आप, या कुछ माइनस हो रहा है तो माइनस कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दें, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दें इसमें, तो ये 2 √2 × √2 √13 + 2 हो जाएगा, और ये 3 है माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये तो हो गया आपका 2 √13 और इनटू में कितना, तो आप कहेंगे सर √2 √13 प्लस का कितना 2, और ये आपका 2 हो जाएगा, 2 √ के अंदर 2 √13 + 2 और उसमें ये माइनस में, तो माइनस का बचेगा, तो हम डायरेक्ट माइनस का लेके दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ माइनस में क्या बचेगा आपके पास, अंडर में 2 √13 + 2, ये आपके पास वैल्यू बची। तो अब देखिए ऐसा कुछ आपके पास आंसर दिख रहा है क्या, इस टाइप का कुछ आंसर दिख रहा है क्या। ठीक है, तो अब आपको आंसर मैच कराना है केवल कि एक वैल्यू तो आपके रूट में है और बाकी सब क्या है, तो आप देखिए यहाँ से पूरे से कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आपने कॉमन लिया यहाँ पर, आपने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से आप अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे कितना, √, और इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो √13 प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और इस पूरे को कॉमन ले लिया आपने, ये दोनों स्टेप ये क्या हो गए, कॉमन आ गए, कॉमन आके तो यहाँ क्या बचा 2 √13 - 1, तो अब ब्रैकेट में क्या बचा 2 √13 - 1। अब आप देख लीजिए आपका आंसर में इसको मिलकर दिख जाएगा, किस ऑप्शन में दिया है भाई, तो देखिए माइनस का 1 2 √3, माइनस का 1 प्लस का 2 √13, 3 की 30 और 2 1 प्लस √13, यानी कि ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल आपको करना क्या था, आपके पास a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू थी, वहां से आपको a प्लस 1/a की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, वो वैल्यू निकालने के बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया, a³ + 1/a³ होता है a + 1/a का होल क्यूब -3 a + 1/a। तो a + 1/a की जो वैल्यू आ गई थी वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और आसानी से हमारा आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आप दूसरा क्वेश्चन लिखा है cot θ + tan θ = 2 sec θ where θ is greater than 0 and less than 90, then the value of tan 2 θ minus sec θ upon cot 2 θ plus cos sec θ। देखिए बेटा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आए तो कोशिश करें कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप सेटिस्फाई करें, थीटा की वैल्यू आप सेटिस्फाई करें, और आपको यहाँ पर थीटा की रेंज भी दी है कि किस रेंज में लाई करता है थीटा। तो इन्होंने बोला कि थीटा जो है वो 90 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि थीटा की वैल्यू आप 30, 45 और 60 इन तीनों में से कोई एक वैल्यू रख सकते हैं। जिस एक वैल्यू पर ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, आप आसानी से वो थीटा की वैल्यू यहाँ रखकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम थीटा = 30 रख देते हैं,
अगर हम थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या रख देते हैं 30 रख देते हैं, तो देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है cot थीटा प्लस आपको क्या लिखा हुआ है tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा, ये आपको गिवन है। अगर इसमें आप थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं 30 डिग्री रख देते हैं, तो अगर आप थीटा इक्वल टू 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा cot 30 प्लस tan 30 इक्वल टू 2 sec 30। अब यहाँ पर देखिए ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। cot 30 का मान होता है √3, tan 30 का मान होता है 1/√3, 2 into sec 30 का मान क्या होता है, तो आप cos से याद कर सकते हैं। cos 30 का मान 2/√3, √3/2 होता है, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा sec 30 का मान। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2/√3 रख दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो ये आपका 4 कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ भी 4 कितना हो गया 3, यानी कि थीटा की 30 वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan 2 थीटा माइनस sec थीटा अपॉन cot 2 थीटा प्लस cosec थीटा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 यानी कि 30 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए जो चीज हमें निकालनी है वहां पर बात करते हैं। हमें निकालना है tan 2 थीटा प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस sec थीटा अपॉन में नीचे दिया है cot 2 थीटा और प्लस cosec थीटा। ये वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर 30 जब आप रखेंगे तो tan 60 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री, और माइनस sec कितना हो जाएगा, तो sec आपका 30 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे cot भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस cosec कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर cosec 30 डिग्री हो जाएगा। अब tan 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर √3 होता है। sec 30 का मान कितना होता है, तो अभी हमने लिखा 2 यानी कि 2/√3। इसके बाद cot 60 की वैल्यू बात करें तो ये आपका 1/√3 होता है, प्लस cosec 30 यानी कि cos 30 के मान की बात करें तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 का मान 2 होता है, ठीक है। बस आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए। देखिए 3 में से 2 माइनस होगा तो ऊपर आ जाएगा 1/√3, और नीचे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2/√3, और इस पूरे के अपॉन में √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी फाइनल जो वैल्यू निकलेगी 1/1 प्लस 2/√3 निकल कर आएगी, ठीक। अब देखिए ऐसा तो कहीं भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। सभी के सभी में जो आपके डिनोमिनेटर है आधार है वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और यहाँ पर अपरिमेय संख्या आती है, तो यानी कि हम क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए 2√3 - 1 के फॉर्म में दे रहे हैं, 2√3 - 1 के फॉर्म में दे रहे हैं, तो 2√3 पहले करिए और 1 बाद में करिए। तो आप क्या करिए, इसमें 2√3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2√3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर आ गया 2√3 - 1, और नीचे आपका हो जाएगा a + b a - b, यानी कि a² - b²। अब a का स्क्वायर यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे √3 का स्क्वायर 3, तो ये 12 हो गया। 12 - 1 करेंगे तो 11, ये आपका आंसर है। यानी कि आपका आंसर आया 2√3 - 1/11। तो 2√3 - 1/11 ऑप्शन डी में दे रखा है आपको। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। तो कोशिश करना, बनते कोशिश आपको यही करना है कि जब भी पेपर पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वैल्यू सेटिस्फाई कराएं। बहुत आसानी से आप करा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता है कि रेंज जो थीटा की है वो 0 से बड़ी और
90 से छोटी है। तो केवल 3 वैल्यूज हमारे पास है, एक तो 30, 45 और 60। तो कोई भी एक वैल्यू जब आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक वैल्यू पर ही सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप थीटा की वैल्यू जो चीज़ आपसे पूछी गई है वहाँ रखकर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 25a² - 9 इज फैक्टर्ड एज, मतलब 25a² - 9 के गुणनखंड है। काफी आसानी से आप बता सकते हैं कि एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला। अब आप जानते हैं कि भाई a² - b² क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a + b और a - b। तो ये a² b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप देख लीजिए कहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा और किस तरीके से लगेगा। तो आपको दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है 25a² - 9। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये a² और ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं 5a² होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए अब ये बन गया आपका a² - b²। तो a की वैल्यू यहाँ पर 5a है और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है। तो अब आप क्या कर देंगे, a + b यानी कि 5a + 3, ये a + b हो गया इंटू 5a - 3, ये आपका a - b हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या था, a² - b², a + b a - b। तो आपका आंसर आ गया आसानी से 5a + 3 5a - 3। तो 5a + 3 और 5a - 3 ऑप्शन डी में आपको दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। तो सिंपल है, इस तरीके का एक्सपेंडेशन या फैक्टराइज करने के लिए जब भी आए, गुणनखंड करने के लिए आए तो फॉर्मूले का काम है, आपने आसानी से कर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन काफी इजी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो समान राशियां 5 वर्षों तथा 3 वर्षों के लिए क्रमशः 7% तथा 9% वार्षिक दर पर जमा की जाती हैं तथा उनकी साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपए है, तो जमा की गई धनराशि ज्ञात। क्वेश्चन आपसे कह रहा है when two equal amount are deposited for 5 years and 3 years at the rate of 7% and 9% per annum respectively, and the difference of their simple interest is 475, then find the deposited amount। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो समान राशियां हैं, दो अलग अलग बैंकों में जमा की गई। एक बैंक में 5 साल के लिए जमा की गई, तो दूसरे में मान के चलिए 3 साल के लिए जमा की गई। एक बैंक ब्याज की साधारण दर देता है आपको 7%, जबकि दूसरा बैंक कितना देता है 9%। तो जो दोनों बैंकों से ब्याज का डिफरेंस है, जो अमाउंट पर ब्याज मिलता है, जो ब्याज का अंतर है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वो 475 रुपए है। तो इन्होंने पूछा है कि वो राशि कितनी है। तो अब आप जानते हैं कि साधारण ब्याज का जब भी क्वेश्चन होता है तो 1 साल में जो ब्याज की दर होती है, 2 साल में वो दुगनी हो जाती है, 3 साल में 3 गुनी, 4 साल में 4 गुनी। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्याज की दर 7% 1 साल की है, तो पहले वाला बैंक 5 सालों में पैसा जमा रखता है आपका, तो 7 गुना 35% वो आपको ब्याज देगा आपके प्रिंसिपल पर, आपके मूलधन पर। और दूसरा बैंक जो है 9% ब्याज की दर दे रहा है वार्षिक रूप से। अगर 1 साल में 9% ब्याज देता है तो 3 साल में कितना देगा, 27%। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक बैंक ने आपको कितना ब्याज दिया, 35%, दूसरे बैंक ने आपको कितना ब्याज दिया, 27%। बस इनका जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमाउंट दोनों ही हमारी क्या है, डिपॉजिट की गई इक्वल है। तो इक्वल अमाउंट है, तो हमने बोला कि मान के चलिए 100 रुपये जमा किया। अब जो पहला बैंक है और जो दूसरा बैंक है, जहाँ आपने 2 जगह जमा किया पैसा, पहला वाला आपको क्या करता है भाई, पहला वाला आपने 5 साल के लिए जमा किया, ठीक है पैसा, और ब्याज की दर वो आपको देता है 7%। जबकि दूसरा वाले बैंक में आपने 3 साल के लिए पैसा जमा किया और ब्याज की दर कितनी है आपकी, 9%। तो आपको पता है साधारण ब्याज का केस है, सिंपल इंटरेस्ट का केस है। ये कैसा केस है, ऐसा ही का साधारण ब्याज का केस है। अब साधारण ब्याज में आपको पता है कि 1 साल में अगर 7% ब्याज मिल रहा तो 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 35%। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, समय का हम रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकल आता है।
इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप 1 साल में ब्याज आपको कितना मिल रहा है 9%, तो 3 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 27%। तो यानी कि पहले बैंक से अगर आपको 35% ब्याज मिला तो दूसरे से 27 मिला, दोनों में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 35 में से 27 को माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 8% का अंतर है, यानी कि 8% ब्याज पहले बैंक ने ज्यादा दिया। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो साधारण ब्याज का अंतर है वो 475 के बराबर है। अब ये 8% किसका है, तो ये आपके प्रिंसिपल का अंतर है, यानी कि प्रिंसिपल का 8% दूसरा बैंक ज्यादा देता है। तो प्रिंसिपल का 8% किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 475 के बराबर। तो प्रिंसिपल का 1% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 475/8 के बराबर। तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100%। तो प्रिंसिपल जब 100% होगा तो 100% बनाने के लिए आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो 4 से ये 2 बार कैंसिल और ये 25 से कैंसिल हो गया, 4 से 25 बार कैंसिल। मल्टीप्लाई करना है आपको 25 का, किसमें 475 में, तो 475 इंटू क्या करना है आपको 25 और डिवाइड बाय कितना है 2। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको आधा कर देना है। 25 पंजे 125 की 5 हासिल में जाएगा 12। 25 छिक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। 175 में आप 2 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा आपका 77 और 187। 187 का 7 हासिल में कितना जाएगा 18। 25 चौका 100 और 18 118, ये आपका आ गया 118। डिवाइड बाई क्या करना है आपको 2 करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 5 जा 10 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, यानी कि 2 9 18, 2 दिया 6, 2 7 14 और 2 5 10 दशमलव लग जाएगा। तो 5937.5 रुपीज ये आपका क्या है प्रिंसिपल है। तो 5937.5 ऑप्शन आपको दिख रहा है सी। तो ऑप्शन सी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी क्या हुआ, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो जब भी आपको साधारण ब्याज का पेज देना और अलग अलग कितना भी अमाउंट मतलब समान अमाउंट अलग अलग रेट और अलग अलग समय के लिए जमा करते हैं, तो आपको क्या करना है रेट और समय का मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम और रेट का मल्टीप्लाई कर देना है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको पहले बैंक से कितना ब्याज मिल रहा और दूसरे से कितना ब्याज मिल रहा, उन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है तो बराबर कर दीजिएगा। वहां से आप ये जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का 8% ज्यादा मिल रहा है पहले बैंक पर, तो पहले बैंक से मूलधन का 8% ज्यादा मिल रहा है यानी कि प्रिंसिपल का 8% ज्यादा मिल रहा है। तो 8% की वैल्यू 475 के बराबर, 1% की वैल्यू 475/8 के बराबर। तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा 100%, तो 100% की वैल्यू आपने निकाल ली, तो वो कितनी आई 5937.5 रुपए। ठीक है 0.5 रुपए। क्लियर हुई बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 km/h a motor boat goes 12 km up stream and back to the starting point in 60 minutes. Find the speed of the motor boat in still water in km/h। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन जो आपके हैं, अब यहाँ पर आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई नहीं करा सकते, क्योंकि अगर ये ऑप्शन आपके 3 4 15 18 इस तरीके से होते तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाता काफी आसानी से। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या आ रही है, रेशनल नंबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी, और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, जिनके हम आसानी से गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि हम श्रीधर आचार्य जी का उपयोग करने वाले हैं। श्रीधर आचार्य जी की मेथड आपको याद होगी कि x के मान निकालने हो तो x बराबर होता है -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है ना। तो शायद उसका इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन से तो ऐसा ही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाहमान धारा में एक मोटर बोट ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर वापस 60 मिनट में आता है, तो शांत जल में मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए आपको दिया क्या है, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आपको धारा यानी कि स्ट्रीम की स्पीड दी है 3 किलोमीटर
प्रति घंटा। आपसे पूछा गया है मोटर बोट की गति, आपसे पूछी गई है मोटर बोट की गति। अब जो मोटर बोट है एक बार वो धारा की दिशा में जाती है कितना 12 किलोमीटर, और वापस भी आती है कितना, वापस प्रस्थान बिंदु पर जाती है और वापस मूल बिंदु पर आती है, प्रस्थान बिंदु पर वापस आ जाती है। और कितना समय लेती है, जहां से प्रस्थान किया था उस बिंदु पर वापस आने में टोटल 60 मिनट का समय लेती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर धारा की गति आपको दी है, धारा यानी कि स्पीड, धारा की गति आपको कितनी दी है, तो धारा की गति आपको बेटा दी है यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी दी है आपको, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। और मोटर बोट की गति हमें निकालनी है, तो हम मोटर बोट की गति माने ले रहे हैं। मोटर बोट की गति हमने मान ली कितनी है भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये चीज समझिए कि ये 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर की दूरी है और ये धारा की दिशा है, ठीक है। और यही अगर हम बोले कि मोटर बोट की दिशा है, तो एक बार धारा की दिशा में जा रही है मोटर बोट और एक बार धारा की विपरीत दिशा में आ रही है। टोटल जो समय उसको लगता है वो कितना लगता है, 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का समय लगता है। 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय लगता है उसको एक बिंदु ए से एक बिंदु बी पर जाने में और बी से वापस ए पर आने में टोटल कितना 60 घंटे का समय लगता है। 60 घंटे नहीं 60 मिनट का समय लगता है, मतलब 1 घंटे का समय लगता है। अब देखिए आप यहाँ पर बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि धारा की दिशा में जा रही है। तो जब मोटर बोट धारा की दिशा में जाती है तो सापेक्षिक गति लगती है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो धारा की दिशा में सापेक्षिक गति क्या होती है, धारा की दिशा चाल प्लस मोटर बोट की चाल। और धारा की विपरीत दिशा में क्या गति होती है मोटर बोट की, तो मोटर बोट की चाल में से हम क्या कर देते हैं, धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि समय निकालना हो अगर, तो दूरी 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर की दूरी है। अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो मोटर बोट की चाल प्लस धारा की चाल, तो दूरी बटे चाल क्या होगा, समय होगा। दूरी तय की गई कितनी, 12 किलोमीटर, और किस चाल से, तो धारा की दिशा में अगर जा रहे हैं तो मोटर बोट की चाल प्लस धारा की चाल यानी कि सापेक्षिक गति से। इसी प्रकार 12 किलोमीटर वापस लौट कर भी है, तो धारा की चाल में से यानी कि मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर दीजिए। तो अब लौट कर जब आए तो धारा की चाल विपरीत दिशा में तो कटेगी, यानी कि सापेक्षिक गति क्या हो जाती है, मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर सापेक्षिक गति ये हो गई, प्लस जाने का समय आने का समय, टोटल कितना समय लगा 60 मिनट। 60 मिनट को हमने बदल दिया घंटे में, तो कितना हो गया भाई, तो आप कहेंगे सर 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से आप ऊपर से 12 कॉमन ले लीजिए, 12 आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1/x + 3 + 1/x - 3 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम जब आप लेंगे तो ये नीचे बनेगा आपका x² - 9, क्योंकि a + b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर जाएगा x - 3 + x + 3 और इनटू में क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे सर इनटू में 12 चल रहा है, बराबर में कितना 1। तो देखिए आपका 3 से 3 कैंसिल, और x और x 2x का मल्टीप्लाई 12 तो 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब ये देखिए आपका हो गया 24x। अब ये देखिए x² - 9 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, तो 1 से हो जाएगा, तो इक्वल टू में जाएगा आपका x² - 9। तो यहाँ से वर्ग समीकरण बनी x² - 24x - 9 इक्वल टू 0। अब आप 24 के ऐसे गुणनखंड नहीं कर सकते जिसमें जोड़ने या घटाने पर आपको क्या मिले, जोड़ने या घटाने पर 24 मिले, लेकिन गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर आपको 9 मिले। तो अब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, सीधे आचार्य जी का मेथड लगाना पड़ेगा। x का मान कैसे आएगा, तो आप कहेंगे सर x का मान आएगा √ यानी कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब आपको बता दें यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। जिनको नहीं पता है तो वो जानते हैं ax², जिनको नहीं पता है वो जान लें ax² + bx + c। यदि समीकरण है, ये समीकरण दिए बराबर 0, तो
तो इस समीकरण में x का मान निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, सहगुणांक होता है, वो a की वैल्यू होती है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर -24 है, c की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर -9। ठीक है, ये वैल्यू बस हमें रखनी है और हमारा x का माना जाएगा, और x हमें क्या माना था, मोटर बोट की गति मानी थी। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस b यानी कि माइनस माइनस प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 576, 24 का वर्ग 576, माइनस 4ac, डायरेक्ट कर लेते हैं 4ac। देखिए 4a का मतलब a 1 है, c मतलब 9, तो ये कितना माइनस का, वो भी माइनस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अपॉन में कितना 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, 2 की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर आपका हुआ ऊपर 24 प्लस माइनस। ठीक है, अब ये देखो दोनों ऐड हो गए, तो ऐड होंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, तो देखिए आप 36 यानी 6 12, 1 7 3 10 11, 1 612 हो गया, 612 बटे में कितना हो गया 2 हो गया। अब कुछ कॉमन आ रहा है उसमें से, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आप ऑप्शन की सहायता से भी देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू नीचे कट रही है और ऊपर रूट में समथिंग आ रहा है और अंडर रूट में 4 जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जो भी है। 24 से अगर इसका भाग जा रहा हो तो देख लीजिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करके देख ले रहे हैं यहाँ पर 612 के, तो 612 के प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए। तो 2 से 3 बार 0 2 6 12, 2 से 1 बार 2 5 10 2 3 6। ठीक है, इसके बाद ये किससे कट रहा है, 17 16 19, 17 से कट जाएगा, 17 से बिल्कुल कट जाएगा, 17 से ही कट जाएगा 9 बार, और 9 से ही कट जाएगा 1 बार। अब आप देखिए 2 और 9 यानी कि 9 चौक 36, 36 बाहर आ रहा है, 36 का वर्गमूल मतलब 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 17 रहेगा। तो ये आपका हो गया 24 प्लस माइनस 36 यानी कि 9 चौक 36 हो गया, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना रहेगा 17 रहेगा, अपॉन में कितना है 2 है। अब देखिए जो गति होती है वो कभी भी माइनस में आ सकती है क्या, यहाँ पर माइनस का साइन हम इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा क्योंकि माइनस में नहीं आएगा, 24 माइनस समथिंग करोगे। ठीक है, तो गति हम यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए आप 2 से अगर भाग देते हैं दोनों में इंडिविजुअली, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 12 प्लस माइनस, अभी भी माइनस लेकर चल रहे हैं, और ये आपका 3 अंडर रूट कितना 17। अब अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 17, प्लस माइनस अंडर रूट 17। अब देखिए आप 17 जो है ना 16 से बड़ा है, 16 का वर्गमूल 4 आता है, तो 4 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो माइनस का टर्म अगर आप लेंगे तो ये माइनस में निकलेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस, तो कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम माइनस का साइन हम इग्नोर कर देंगे, और हमारी जो आंसर आएगा 3 4 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 70। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा आंसर। तो किस ऑप्शन में दिया है, 3 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस अंडर रूट 17, ऑप्शन डी में आपको दिया। तो ऑप्शन डी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।